हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, दैट इज COM। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो इस तरह का एक ब्लॉक है मेरे पास, और इस ब्लॉक में इस तरह से क्वार्टर सर्कल बन रहा है। इस क्वार्टर सर्कल का यहां पे कहीं सेंटर होगा, ठीक है। ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, दैट सरफेस आर स्मूथ। वो सरफेस भी कैसी है आपकी? स्मूथ है। ये ग्राउंड हो गया आपका। इसको बोल दिया, इसका मास ले लिया मैंने m2, और इसको बोल दिया मैंने ब्लॉक B। ब्लॉक A यहां पे रखा हुआ है, मतलब यहां से मैं रिलीज करूंगा इस ब्लॉक A को। ब्लॉक A, इसका मास है आपका m1, इसकी रेडियस कितनी है? r रेडियस है। m1 मास को हम लोग रिलीज कर रहे हैं कहां से? टॉप से। A is released ठीक है, A को रिलीज कर रहे हैं। A और B दोनों फ्रिक्शनलेस है, दोनों। ये सरफेस भी आपकी फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस भी आपकी फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। A is released, find speed of both A and B when they separate, जब A और B दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तब इसकी स्पीड क्या होगी? A और B की। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो क्या यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन होगा? इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, मोमेंटम कंजर्वेशन है। मोमेंटम कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि जब ये दोनों सेपरेट होंगे, जब दोनों सेपरेट होंगे तो ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा होगा, m1 वाला मूव कर रहा होगा इस तरह v1 वेलोसिटी से, m2 वाला इधर मूव कर रहा होगा v2 वेलोसिटी से। ठीक है, m1 v1 और m2 v2। तो मैं पहले लगाऊंगा p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियली ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, दोनों रेस्ट पे थे, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा? 0। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0। फाइनल मोमेंटम इस तरफ की डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव, इसका मोमेंटम हो गया m1 v1, और ये जा रहा है पीछे की तरफ, इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस m2 v2, m1 v1 माइनस m2 v2। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी पहली इक्वेशन। तो यहां से v1 v2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा कि v1 कितना होगा, v2 कितना होगा, एक रिलेशन बन जाएगा। दूसरा रिलेशन कहां से निकालेंगे? दूसरा रिलेशन निकालेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो A और B पर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी स्पीड कैसे आई इनमें? तो किसी ना किसी फोर्स ने वर्क डन किया होगा। किस फोर्स ने वर्क डन किया? ग्रेविटेशन ने, तभी तो ये स्पीड आई यहां पे। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं किस पर? A प्लस B सिस्टम पर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और कौन सा फोर्स है? वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया इस पर? इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस मान लो r है, तो कितना डिस्टेंस नीचे आया? ये केवल m1 पे ही वर्क डन हो रहा है,
m2 पे तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन नहीं लेंगे क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशन के परपेंडिकुलर है। तो इस पर कितना वर्क डन करा ग्रेविटेशन ने, m1 g इंटू आर। वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा जीरो होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो नॉर्मल के कारण वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। m1 g r काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, सॉरी फाइनल कितना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है क्या, हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, माइनस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसकी और इसकी फाइनल, दोनों की फाइनल लेनी है। और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी दोनों की, माइनस, दोनों रेस्ट पे थे तो जीरो। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन आया आपका ये m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और दूसरा रिलेशन आया यहां पर, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो यहां से हमारा v1 और v2 सॉल्व हो सकता है। दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, वी कैन फाइंड v1 एंड v2। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, और ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग v1 v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल, दो ही इक्वेशन है। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन फाइंड v1 एंड v2। हम लोगों को v1 और v2 मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है, देखो ऐसे दो वॉल है और इन दो वॉल के बीच में ऐसे एक रॉड है, और इस रॉड में यहां पे एक रिंग फंसी हुई है ऐसे करके, और इससे भी एक रॉड अटैच है। स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है, एक रॉड है इस तरह से, मासलेस है, लेकिन मासलेस रॉड, और यहां पर एक ब्लॉक अटैच है। ठीक है, दोनों के मासेस, रिंग का मास है m और इसका मास है 3m, और ये जो रॉड है इस रॉड की लेंथ है l। कितनी लेंथ है, l लेंथ है, l लेंथ की रॉड है, मासलेस। ठीक है, इनिशियली जो सिस्टम दे रखा है आपको, इसको मान लो रिंग को a, इसको मान लो आप b, a और b। तो a और b इनिशियली कैसे थे, रेस्ट पे थे। अब जैसे ही मैं b को रिलीज करूंगा तो ये क्या होगा, सीधा होगा, तो ये रिंग क्या आगे खिसकेगी। तो मुझे फाइंड करना है कि इस रिंग की स्पीड कितनी होगी, सॉरी, find speed of both when rod become vertical and displacement of center of mass till that instant। ठीक है, क्वेश्चन है इनिशियली a plus b are at rest
ए और बी आपके कैसे हैं? इनिशियली ए और बी आपके रेस्ट पर है। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ ए एंड बी when rod become vertical, when rod, जब रॉड जो होती है वो क्या हो जाएगी? रॉड बिकम वर्टिकल, रॉड आपकी वर्टिकल हो जाएगी। एंड आपको फाइंड करना है, एक तो स्पीड फाइंड करनी है और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आल्सो फाइंड displacement of center of mass till that instant, जब तक रॉड सीधी नहीं हो जाती। अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यही 3m के पास होगा। जब ये रॉड सीधी हो जाएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा वो फाइंड करना है, फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आई बात समझ में? आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? किसके नियर होगा? 3m के नियरर होगा ना, यहां पे कहीं होगा। आप चाहो तो इसकी पोजीशन भी निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पे रेफरेंस ले लो, ये x और y, तो XCM इक्वल टू हो जाएगा क्या? 3m इंटू l, ये तो 0 हो जाएगा, m इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 4m। XCM आ जाएगा यहां से 3l/4। एक्सियम कितना होगा? 3l/4। कहां से? इस रिंग से। अब ये नीचे आ रहा है तो फोर्स जो लग रहा है वो अलोंग y डायरेक्शन में लग रहा है। x डायरेक्शन में कोई फोर्स, x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या? नहीं सर। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो, सॉरी, जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पोजीशन पे रहेगा अलोंग x डायरेक्शन। x में जहां पर पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, तो जब रॉड सीधी होगी तो रिंग आ जाएगी यहां पर और ये हो जाएगा ऐसे सीधा। तो सेंटर ऑफ मास x में वहीं पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है? ये रिंग जो है, रिंग कहां जाएगी? यहां पर, और रॉड हो जाएगी सीधी बिल्कुल ऐसे। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहां से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है? 3m वाले से l/4, तो पहले यहां पर था, ठीक है, रिंग ऐसे थी, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ गया? यहां पर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? कितना नीचे आया ये? 3l/4। कितना नीचे आया? 3l/4। तो SCOM, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हो जाएगा 3l/4। ये बात किस किस के समझ में नहीं आई? ठीक है, 3m प्लस m होगा, 4m नहीं होगा, क्योंकि इसका मास 3m, इसका मास m, मैंने उसका मास 4m जूम कर लिया था। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा तो इधर जा रहा होगा v1 वेलोसिटी से और ये इधर जा रहा होगा v2 वेलोसिटी से। बात समझ में आ रही है? तो मुझे जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगा, इस इंस्टेंट पे फाइंड करना है कि इस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया।
तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलोंग वाई डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलोंग नहीं होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स केवल आपके वाई डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो सिर्फ अलोंग वाई डायरेक्शन ही होगा। आई बात समझ में? तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वापस से समझते हैं, वापस से देखो एक बार। तो ये रॉड है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है, रॉड, और इस पे मास लगा हुआ है। इसका मास कितना है? 3m। ये b हो गया आपका, ये a मान लो। तो रॉड की लेंथ कितनी है? l। तो यहां से सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? यहां पर। अभी हमने फॉर्मूले से निकाला था XCM बराबर 3m कितनी डिस्टेंस पर है यहां से? l डिस्टेंस पर, तो 3m इंटू l प्लस ये m कितनी डिस्टेंस पर है? 0 डिस्टेंस पर है, ओरिजिन पे ही है, m इंटू 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m प्लस m। तो कितना हो जाएगा? 3ml बाय 4m, m से m कैंसिल, तो 3l बाय 4। तो मतलब इस वाले रिंग से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर आएगा? 3l बाय 4 इस पॉइंट पर, और यहां से कितनी डिस्टेंस पर आएगा? l बाय 4। अब ये नीचे आया, कैसे नीचे आएगा? तो ये रिंग आगे जाएगी और ये मास नीचे आएगा। तो ये रिंग कहां पर आ जाएगी? यहां पर। क्यों? क्योंकि सिंस फोर्स इज एक्टिंग, since no force is acting along x direction, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा किस डायरेक्शन में? सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM अलोंग x, x की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का। डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा? y डायरेक्शन में। मतलब सेंटर ऑफ मास इधर इधर नहीं किसकी की, सेंटर ऑफ मास यहीं से ही, तो इसी लाइन पे ही रहेगी, ऊपर नीचे हो सकती है। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे जाएगा ये। बात समझ में आई? एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसका मोशन, सॉरी, एक्स डायरेक्शन के अलोंग ये मूवमेंट नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। तो ये रिंग उछल के कहां पर आएगी? यहां पर, तभी तो इनका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। और ये रॉड कैसे हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। तो रॉड हो गई बिल्कुल सीधी ऐसे, और यहां पर आ गया ये ब्लॉक, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो मुझे पता है कि अभी भी सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इस 3m वाले से कितनी डिस्टेंस पर? l बाई 4 डिस्टेंस पर। तो ऊपर से सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? ऊपर से सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? तो रिंग ऐसे और ब्लॉक ऐसे, तो कितना नीचे आया सेंटर ऑफ मास? यहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस है l बाई 4, यहां पर होगा इसका COM, ये डिस्टेंस है l बाई 4, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 3l बाई 4। अगेन आप वही फॉर्मूले से निकाल सकते हो, m और 3m। तो यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3l बाई 4, नीचे से हो जाएगा कितना? l बाई 4। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था, मैंने बोला वर्टिकली मोशन होगा सिर्फ सेंटर ऑफ मास का। तो वर्टिकल में कितना मोशन हुआ सेंटर ऑफ मास का? 3l बाई 4। तो SCOM दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका 3l बाई 4। आई बात समझ में बेटा?
किसने पूछा था मुझसे? सॉरी, स्पीड निकालनी है अब इसमें। तो मान लेते हैं कि जब ये सीधा होगा तो ये जा रहा होगा इधर कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। और ये इधर आ रहा होगा कितनी स्पीड से? v2 स्पीड से। तो अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन होगा किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to conservation of momentum, P initial equal to P final। इनिशियली दोनों रैश पे थे तो 0, और P फाइनल कितना लेंगे? रिंग का मास कितना है? m इंटू V1, और ये जा रहा है उल्टी साइड, इसका मास है कितना? 3m, तो माइनस 3m इंटू V2। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा V1 और V2 के बीच में। दूसरा क्या करेंगे हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम से जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? ये 3m वाला ही मास नीचे आ रहा है, ये तो मूव नहीं कर रहा, ये सिर्फ x के अलोंग मूव कर रहा है, y में तो मूव नहीं कर रहा। तो 3m वाला मास कितना नीचे आया? 3m g इंटू एल इक्वल टू जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज हाफ m_v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है? 0 है। तो यहां से v1 v2 की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। m2 की जगह लिख दोगे यहां पर आप 3m लिख दो। m कैंसल, 3gl हाफ m_v1 स्क्वायर 3m_v2 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। यहां से देखो क्या हो जाएगा? v1 इक्वल टू 3v2, v1 की जगह 3v2 रख दो यहां पे, हाफ v1, 3 3 जा 9 v2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 v2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 v2 का स्क्वायर इक्वल टू 3gl। 6 v2 का स्क्वायर इक्वल टू 3gl। सही कर रहा हूं ना मैं? 9 3 12/6, 6 v2 का स्क्वायर इक्वल टू 3gl। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा gl/2 का रूट, v2 इक्वल टू हो जाएगा gl/2। और v1 कितना हो जाएगा? v1 इक्वल टू 3v2, तो v1 हो जाएगा 3gl/2। देखो सही है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? ठीक है, यही आंसर है।